आँख खुलते ही मैंने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला था और फिर मेरे हाथ में हज़ार हज़ार के कई नोट आ गए थे। मैं तो खुशी से उछल पड़ी थी। पिछले कई दिनों से ये मामला चल रहा था और हर सुबह मैं यकीनी और बेयकीनी की कैफियत में घिरी तकिए के नीचे हाथ डालने लगी और हर बार मेरे हाथ में नोट ही आया करते थे। रात सोने से पहले मैंने दुआ की थी कि इस बार मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे मिले और ऐसा ही हुआ था। मैं खुशी से उछलकर बिस्तर से उतरी और सीधे भाभी के कमरे में दौड़ पड़ी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, लगता है कोई ख़जाना हाथ आ गया है। मैंने भाभी को नोट दिखाया और कहा कि हाँ भाभी, आज फिर मेरे तकिए के नीचे से ये इतने सारे नोट मिले हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये नोट आपने रखे हैं। मेरी बात सुनकर भाभी ज़ोर से हंसी और कहने लगी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर इतने पैसे होते भी तो मैं तुम्हारे तकिए के नीचे क्यों रखती, खुद शॉपिंग ना कर लेती। मेरी भाभी शॉपिंग करने की बड़ी शौकीन थी और वाकई अगर उनके पास पैसे होते तो मुझे देने के बजाय खुद शॉपिंग कर लेती। तुम्हारे भाई सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, फिर भी अगर तुम्हारे बिस्तर के नीचे से इतने पैसे निकल रहे हैं तो यकीनन ये कोई और ही मामला है। भाभी की बात सुनकर पहले तो मैं डर गई, लेकिन फिर ज़ोर से हंसी और कहा कि चलो, जिन्नाती सही, कम से कम मेरा भला तो हो रहा है। मुझे पैसों की वैसे भी बहुत ज़रूरत थी, सर्दियां शुरू होने वाली थीं और मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं थे। मैंने भाभी से कहा कि आज हम दोनों मिलकर मार्केट चलते हैं। भाभी कहने लगी, नहीं, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया कि हम मार्केट गए थे तो वो फ़ौरन पूछेंगे कि पैसे कहाँ से आए थे, और हम अगर उन्हें बता देंगे कि पैसे किस तरह से मिल रहे हैं तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आजकल वैसे भी वो ऑफ़िस के मामलात में वो उलझे हुए हैं। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मैंने भाभी से कहा कि मार्केट जाना तो ज़रूरी है, पैसे रख कर क्या करेंगे। ऐसा करना कि आप भाई को मत बताना कि हम मार्केट गए थे, अपनी खाला के यहाँ का कह देना। भाभी कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, खाला का यहाँ कहूँगी तो तुम्हारे भाई को सच पता चल जाएगा, इसलिए मैं अपनी किसी सहेली का नाम ले लूँगी। और फिर हम दोनों तैयार होकर बाज़ार के लिए निकल गए। मैंने न सिर्फ सर्दियों की ख़रीदारी की बल्कि अपने लिए नए से नया सूट भी लिया। इतने सारे पैसे बहुत कम ही मुझे मिला करते थे। माँ पापा की मौत के बाद से भाई हमारा घर चला रहे थे और भाई से बग़ैर ज़रूरत पैसे मांगना या फ़िज़ूल ख्वाहिशों के पीछे उनकी मेहनत की कमाई लुटाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर शादी के बाद तो भाई की ज़िम्मेदारी और भी बढ़ गई थी, लेकिन भाभी एक अमीर और अच्छे ख़ानदान से थीं, इसलिए वो भी भाई का साथ देने की पूरी कोशिश किया करती। उनका रवैया मेरे साथ भी हमेशा से ही बहुत अच्छा था, इसीलिए घर का माहौल ठीक-ठाक था। मेरी भाभी से बहुत दोस्ती भी हो गई थी। मैं बिला झिझक हर बात उनसे कह दिया करती थी, लेकिन ये पैसों वाला मामला कुछ ज़्यादा ही अजीब था। शुरू में जब मुझे पैसे मिले तो मैं समझी कि भाई ने रखे होंगे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई तो कभी मेरे सोने के बाद मेरे कमरे में नहीं आते। वो बहुत ही लिहाज़ वाले थे, हर बात का लिहाज़ करते, और मेरी परवरिश भी ऐसी हुई थी कि बग़ैर ज़रूरत भाई को मेरे घर से निकलना या फिर किसी लड़के से बात करना पसंद नहीं था। मैंने तालीम भी लड़कियों के स्कूल में ही की थी। मुझे लगा कि शायद भाई की नौकरी अच्छी हो गई, इसलिए वो मुझे बहाने-बहाने से पैसे देना चाहते हैं, क्योंकि बिला वजह तो वो जब भी मुझे पैसे देते तो मैं मना कर देती। जब यही बात मैंने भाभी से पूछी तो वो साफ कहने लगी कि तुम्हारे भाई के पास इतने पैसे नहीं हैं कि बिला वजह वो तुम्हारे तकिए और बिस्तर के नीचे रखते रहें। हम तो तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं और तुम्हारे भाई इसी बात को लेकर फ़िक्रमंद भी हैं। ज़माना बहुत बदल गया है, अब लड़की को बहुत सारा दहेज देना होता है। मैंने परेशानी से भाभी से पूछा कि फिर भी ये पैसे आखिर कहाँ से आते हैं? भाभी का कहना था कि मैं शाम के वक्त बाहर किचन में रहती हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। दरअसल हमारे घर के बाहर के हिस्से में एक छोटा सा कच्चा आंगन था जहाँ हमने तरह तरह के पौधे और बेलें वगैरह लगा रखी थी। दो चार पुराने पेड़ भी थे। मैं शाम के वक्त बिल्कुल फ्री होती थी, इसलिए अक्सर ही मैं उस कच्चे हिस्से में जाकर बैठ जाती और गुनगुनाने लगती। भाभी का कहना था कि जिन वहीं से मुझ पर आशिक हो गया है। कभी वो ये बात मजाक में कहती तो कभी बिल्कुल सीरियस होकर। पहले पहल तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी, लेकिन पैसे किसे बुरे लगते हैं। मेरी तो वैसे भी बहुत सी ख्वाहिशें माँ बाप की मौत की वजह से अधूरी रह गई थी, इसलिए पैसों का मिलना मेरे लिए नेमत था। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि पैसे किस ज़रिए से मिल रहे हैं और क्यों। ना ही मैंने कभी ज़्यादा जानने की कोशिश की थी, बल्कि भाभी के कहने पर ये बात भाई को भी नहीं बताई। मेरा ख़्याल था कि जब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा तो फिर बिला वजह इस बात का ढिंढोरा पीटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक दिन मेरी एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो बातों बातों में मैंने उसे जिन्नात वगैरह के बारे में बात शुरू की। फिर उसने मुझसे मिलता जुलता एक किस्सा सुना दिया। कहने लगी कि मेरी मामा की बेटी पर भी एक जिन आशिक है। वो उसकी मनपसंद की चीज़ें उसके तकिए के नीचे रख देता है, लेकिन अजीब बात है कि मामा की बेटी का रिश्ता नहीं हो पाता। जहाँ भी रिश्ता जुड़ता है किसी न किसी वजह से टूट जाता है।
जब तंग आकर मामी ने पता करवाया तो पता चला कि उस पर एक जिन आशिक हो गया है और वो नहीं चाहता कि मामा की बेटी की कभी भी शादी हो। वो तो अपनी मामा की बेटी का किस्सा सुनाकर यहाँ वहाँ की बातों में लग गई थी, लेकिन मेरा ध्यान वहीं अटक कर रह गया था। मैं सोच रही थी कि अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ तो। और फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मेरी शादी ना भी हो तो ऐसी भी क्या परेशानी की बात। मैं अपने भाई भाभी के साथ खुश थी। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जिससे मैं शादी के ख्वाब देखती। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी और ना ही पैसे मिलने का सिलसिला ख़त्म हुआ था। मैं हर सुबह पैसे लेकर भाभी के पास जाती और वो मुस्कुरा कर कहती हैं, तुम्हारे हैं, रख लो। अब जब जिन तुम पर आशिक हो ही गया है तो इस बात का फ़ायदा उठाओ। भाभी की बात सुनकर मैं सोचने लगी, अगर मैं जिन को खुश करूँगी तो शायद मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पता नहीं मेरा बचपना था या फिर मेरे अंदर की लालच कि मैं उस शाम नए कपड़े पहनकर खूब तैयार हुई। शाम से रात का वक्त हो गया लेकिन मैं उठकर अंदर ना आई। और फिर काफ़ी देर बाद जब मैं अंदर आई तो भाभी हैरत से कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? इतना सज धज कर पेड़ पौधों के बीच में क्या कर रही थी? मैंने हंसकर भाभी को बता दिया कि मैं किस इरादे से गई थी। पहले तो वो हैरान हुई और फिर कहने लगी, तुम तो बहुत ही तेज़ हो गई हो। मैं सही कह रही हूँ तुम्हारे भाई से कि अब हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो, जब तक 20-21 साल की नहीं हो जाती वो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। मैंने फ़ौरन लाड दिखाते हुए भाभी के गले में हाथ डाला और कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए आप मेरी शादी की बात ना ही करें। भाभी कहने लगी, ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्ज़ी और तुम्हारे भाई की मर्ज़ी। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ, ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा घर बस जाए और तुम खुश रहो। मैंने भाभी से कहा कि मैं तो यहाँ भी बहुत खुश हूँ। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई और मैं अपने कमरे में चली गई। उस रात में मुझे पैसे मिले थे और ढेर सारे पैसे मिले थे, वो तकरीबन 12,000 रुपये थे। और फिर उस दिन के बाद से तो मैं रोज़ सज धज के शाम के वक्त पेड़ के बीच बैठना शुरू हो गई। मुझे तो डर भी नहीं लगता था, बस पैसे की लालच हो गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हासिल करने की ख्वाहिश में मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इस बात का क्या अंजाम होगा। इस तरह रोज़ाना हज़ारों रुपये मिलना ना ही कोई मामूली बात थी और ना ही कुछ बिलावजह मुमकिन था। अगर कोई मुझे इतने पैसे दे रहा था तो कहीं न कहीं बदले में वो मुझसे भी कुछ ना कुछ वसूल तो करने वाला था। 15-20 दिन ऐसे ही गुजर गए कि एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, सर चकराने लगा, उल्टी होने लगी। भाभी ने मेरे आगे खाना रखा तो मेरा खाना खाने का दिल ही नहीं किया, जबकि मेरी पसंद का खाना बना हुआ था। भाभी ने हैरत से सर से पाँव तक मुझे देखा और फिर कहने लगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उम्मीद से हो? भाभी की बात सुनकर मैं घबरा गई और कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद से कैसे हो सकती हूँ? आप भी पता नहीं मज़ाक में कैसी बातें कर जाती हैं। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। भाभी ने नहीं में सिर हिलाया और कहने लगी, नहीं रोशनी, मैं मज़ाक नहीं कर रही बल्कि ठीक कह रही हूँ। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो। शादी से पहले मेरी 2 भाभियों के 2 बच्चे हुए थे और हर बार मैं उनके साथ थी, इसलिए औरत की उम्मीद से होने की क्या निशानी होती है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैंने भाभी से कहा कि खुदा ना करे कोई, क्यों आप मुझे डरा रही हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती। लेकिन भाभी तो बस मुझे देखती ही जा रही थी और फिर कहने लगी कि तुम्हें प्रेग्नेंट होना भी नहीं चाहिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। इसी तरह 2 दिन गुजर गए लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। बिल्कुल पहले जैसी हालत ही रही। मैं खुद भी भाभी की बातें सोचकर घबरा रही थी और भाभी को तो यकीन हो गया था कि मैं उम्मीद से हूँ। और फिर इत्तेफाक से पड़ोस वाली आंटी कुछ मांगने के लिए हमारे घर आईं, तो मेरी हालत देखकर हक्का बक्का रह गई और पूछने लगी कि रोशनी, तुम्हें क्या हो गया है? चेहरा क्यों पीला पड़ गया है? भाभी ने बिना सोचे समझे एकदम ही कह दिया कि हमारी रोशनी उम्मीद से है। भाभी की बात सुनकर वो चौंक गई और कहने लगी, रोशनी तो शादीशुदा ही नहीं है, फिर उम्मीद से कैसे हो सकती है? भाभी परेशानी से कहने लगी, बिल्कुल हो सकती है, एक जिन रोशनी पर आशिक हो गया है। रोशनी से ही पूछे रोज़ाना उसे कितने हज़ार रुपए मिलते हैं। लगता है उस जिन की वजह से ही हमारी रोशनी प्रेग्नेंट है। मुझे तो बहुत फ़िक्र हो रही है। मैंने ये बात डर कर किसी को भी नहीं बताई, रोशनी के भाई को भी नहीं। आप तो अपनी हैं इसलिए आपके आगे ये बात कह दी। आप ही कोई सलाह दें कि हमें क्या करना चाहिए। आंटी ने पहले तो सर से पैर तक मुझे देखा और फिर पूछने लगी, क्या सच में तुम्हें पैसे मिलते हैं? मैंने कहा, हाँ आंटी, रोज़ मेरे बिस्तर के नीचे काफ़ी पैसे मिलते हैं। मैं नहीं जानती वो पैसे कहाँ से आते, लेकिन मैं उम्मीद से नहीं हूँ, ना ही मैंने कुछ गलत किया है। आंटी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई और फिर वो भाभी से कहने लगी, किसी डॉक्टर से इसका चेकअप करवाओ और वाकई में ये प्रेग्नेंट है, ऐसा ना हो कि ये बात बिगड़ जाए। भाभी ने आंटी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने हमें अपना समझकर मशवरा दिया और फिर आंटी के जाने के बाद भाभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक हॉस्पिटल लेकर गईं और मेरा टेस्ट करवाया। मैं वहाँ भी नाराज़गी से कहने लगी कि आपको आंटी के सामने जिन वाली बात कहने की क्या ज़रूरत थी।
उन्होंने ये बात किसी और के सामने कह दी तो क्या होगा? भाभी कहने लगी, ये बात बताना ज़रूरी थी। अगर तुम सच में प्रेग्नेंट हुई तो लोग तुम्हें बदकिरदार कहेंगे, लेकिन अब तुमने आंटी को जिन का सारा किस्सा सुना दिया है तो तुम्हारी बचत हो जाएगी। भाभी की बात भी ठीक ही थी। अगर मेरे प्रेग्नेंट होने की बात किसी को पता चलती तो शायद कोई यकीन ना करता, लेकिन अभी तो आंटी को मेरी बात पर यकीन आ ही गया था। मैंने भाभी का शुक्रिया अदा किया कि वो हमेशा आगे आगे का सोचती हैं और मेरी भलाई चाहती हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत थी जो मुझे माँ जैसी भाभी मिली थी। टेस्ट करवा कर कुछ देर गुजरी थी कि नर्स रिपोर्ट ले आई। मैं अच्छे से जानती थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि ना ही पैसों वाली बात को झुठलाया जा सकता था और ना ही जिन वाली बात को। और फिर उसने मुबारकबाद देते हुए कहा कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जहाँ मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था, वहीं भाभी बिल्कुल चुप हो गई। और फिर जब कुछ देर बाद हम दोनों होश में आए तो भाभी कहने लगी कि अब इस मामले का क्या किया जाए। तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो वो ना जाने किस तरह रिएक्ट करेंगे और क्या होगा। मैंने भाभी के आगे हाथ जोड़ दिए और भाभी से कहा कि किसी भी तरह इस मामले को ख़त्म करवा दें। भाभी कहने लगी, अभी तो घर चलो, ये मामला ख़त्म करवाने से पहले तुम्हारे भाई को सब कुछ बताना होगा, क्योंकि ऐसी बातें इतनी आसानी से नहीं होती, बहुत सी पेचीदगियाँ का सबब बन जाती हैं। ऐसा ना हो कि मैं खामोशी से इस मसले को ख़त्म करवाना चाहूँ और तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारे भाई को क्या जवाब दूंगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि अब ये खबर मेरे भाई को मिलने वाली थी। वो तो बहुत ही इज्जतदार और शरीफ आदमी थे। अपनी बात उन पर ना जाने किस तरह गुजरती और मैं उन्हें किस तरह यकीन दिलाती कि मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने भाभी से कहा कि आप मेरा साथ दीजिएगा, आप भाई को यकीन दिलाइएगा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। भाभी ने मुझे गले से लगाकर कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सारे रास्ते रोती रही और जब हम घर पहुंचे तो कुछ ही देर बाद मोहल्ले की काफ़ी सारी औरतें हमारे घर आ गईं। उन सबको देखकर मैं हैरान रह गई। वो सब भाभी से हैरत से पूछ रही थी कि हमने सुना है कि रोशनी प्रेग्नेंट है, और वो भी किसी जिन के बच्चे की। क्या वाकई ये सच है, या फिर रोशनी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया है जिसे छुपाने के लिए तुम लोग कहानी बना रहे हो? उनमें से बहुत सी औरतें ऐसी थी जिनकी बेटियों से रोशनी की दोस्ती थी। वो कहने लगी, तुम्हारी रोशनी की वजह से हमारी बच्चियों पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हमने सोचा है कि सच पता करते हैं कि मामला क्या है। मोना आंटी ने सारे मोहल्ले में खबर फैला दी है कि मैं उम्मीद से हूँ और मेरे पेट में जिन का बच्चा है। इससे पहले कि भाभी कोई जवाब देती, भाई पीछे से चले आए थे और उन्होंने उन सब औरतों की बातें भी सुन ली थी। वो हैरत से मुझे और भाभी को देखते हुए कहने लगे, ये क्या तमाशा है, ये औरतें ये क्या बातें कर रही हैं? रोशनी उम्मीद से है? भाई के सवाल ने मेरे होश उड़ा दिए। भाई को देखकर वो औरतें धीरे धीरे खिसक गईं और मुझे और भाभी को मुसीबत में डाल गईं। जो बात भाभी भाई को तरीके से बताने वाली थी, वो बहुत ही बुरी तरीके से भाई के कानों में पड़ गई थी। भाभी ने बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए जिनका सारा वाकया भी बता दिया और मेरे प्रेग्नेंट होने का किस्सा भी। भाई ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, सब सच बताओ, तुमने किसके साथ ये किया है? और इस घर में कुछ नहीं है, हम सालों से इसी घर में रह रहे हैं, तुम तो पैदा भी इसी घर में हुई थी। यह अचानक ही जिन्नात कहाँ से आ गए? और रोज़ाना तुम्हें इतने हज़ारों रुपए मिल रहे थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यकीनन किसी लड़के का मामला होगा। भाभी ने भाई को रोकने की कोशिश की तो वो उन पर भी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी शय पर ही ये लड़की इतना ज़्यादा आगे निकल गई है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि रोशनी पर सख्ती किया करो, लेकिन तुम तो भाभी की जगह दोस्त बनना चाहती थी। देख लो इसने क्या गुल खिलाया है। भाभी बेचारी बेकसूर होकर भी सर झुका गई थी और मैं हक्का बक्का रह गई थी कि भाई ने एक बार भी मुझ पर यकीन नहीं किया। मैंने रोते हुए भाई से कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, ये वाकई ही जिनका बच्चा है। भाई ने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे घर में क्या होता है? मुझे सब पता है। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम्हें माँ बाप की कमी का एहसास ना हो, इसलिए तुम्हारी कहानियों पर खामोश रहा। तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालती रही, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें एक हद से आगे बढ़ जाओगी। अपना सामान बांधो और मैं जल्दी ही तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ। तुम्हारी भाभी ने जब भी तुम्हारी शादी की बात की तो मैंने यही कहा कि तुम कम उम्र हो, शादी जैसी जिम्मेदारी का बोझ वक्त से पहले मैं तुम्हारे कंधों पर नहीं डालना चाहता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाओगी। अब मैं और तुम्हें अपने घर में रखकर अपनी बदनामी की वजह नहीं बना सकता। ये कहकर भाई अपने कमरे में चले गए और मुझे लगा कि मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊंगी। मैं अपने भाई की नज़रों में गिर गई थी, जबकि मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही था कि लालच में आकर मैंने ये बात अपने भाई से छुपाई थी कि मुझे रोज़ाना पैसे मिलते हैं। रो रो कर जब मैं बेहाल हुई तो भाभी ने मुझे संभाला और कहने लगी, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगी, कुछ बुरा नहीं होगा। अगर वो तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं तो फिलहाल तुम खामोशी से शादी करने करने वक्त आने पर
वो समझ जाएंगे क्या सही है और क्या गलत। अभी वो बहुत गुस्से में हैं। भाभी ने मुझे मेरे कमरे में बिठाया, दवाई खिलाई और ये कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे भाई का गुस्सा ठंडा करती हूँ, फिर यही बात करूँगी। मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। मैं तो बचपन से ही इस घर में थी। ना ही मैंने कभी आसेब को महसूस किया था और ना ही कभी किसी जिन का साया। तो फिर ये सब अचानक कैसे हो गया था। बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने घर में भी कभी कुछ गैर मामूली नहीं पाया था और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था जब सब कुछ हाथ से निकल गया था। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने खामोशी से अपने कमरे में छोटा सा कैमरा लगा दिया। जब बहुत पहले मेरी फरमाइश पर भाई ने मुझे ये कैमरा गिफ्ट किया था और आज तक मैंने कभी इसे सही इस तरह से इस्तेमाल भी नहीं किया था। आज पहली बार मैंने उसे किसी खास मकसद के लिए अपने कमरे में छुपा दिया। दरअसल मैं जानना चाहती थी कि मेरे बिस्तर पर इतने पैसे कहाँ से आते हैं। क्या वाकई ये जिन्नात का मामला है या कुछ और। थोड़ी देर गुजरी थी कि दवा का असर शुरू हुआ और मेरी आंखें बंद हो गईं और फिर सुबह ही मैं जागी थी। मैंने जल्दी से उठकर कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फिर कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो मेरे होश उड़ गए। मैं फ़ौरन भाभी के कमरे की तरफ गई ताकि उन्हें ये रिकॉर्डिंग दिखा सकूं। मुझे देखकर वो भी मुस्कुराई और कहने लगी कि शुक्र है तुम अब बेहतर हो गई हो। तुम्हारे भाई का गुस्सा भी काफ़ी कम हो गया है। हाँ, मगर वो तुम्हारी शादी करने पर कायम है। मेरा कहना यह है कि तुम शादी कर लो, रुखसत हो जाओ। वक्त गुजरने के साथ तुम्हारे भाई भी ठीक हो जाएंगे। मैंने नफरत से भाभी की तरफ देखा और कैमरे की रिकॉर्डिंग उनकी तरफ बढ़ा दी। कुछ ही पलों में उनके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने भाभी से पूछा, आपने सब कुछ क्यों किया है। अगर ये पैसे आप रखती थी तो फिर मैं उम्मीद से कैसे हुई। और आपने ये जिन वाला झूठ क्यों कहा। ये सब कुछ करके आपको क्या हासिल हो गया। मैं जो आपको अपना दोस्त मानती थी, अपनी माँ की जगह देखती थी, आपने मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला क्यों। कुछ देर तक तो भाभी की ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकला और फिर उन्होंने एक ऐसा सच बताया कि जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। वो कहने लगी कि तुम उम्मीद से नहीं हो। वो झूठी रिपोर्ट है जो मैंने अपने जानने वाली नर्स के ज़रिए बनवाई थी। तुम तो जानती ही हो कि मेरे माँ बाप लंदन में रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मुझे और तुम्हारे भाई को लंदन बुलवाने के लिए पैसे भिजवाए और कहा कि अब हम दोनों भी वहीं शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने वहाँ तुम्हारे भाई की अच्छी नौकरी के लिए इंतज़ाम भी कर दिया, लेकिन तुम्हारे भाई ने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक रोशनी की शादी नहीं हो जाती हम नहीं जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता देखना चाहा, लेकिन तुम्हारे भाई ने सख्ती से कह दिया कि तुम अभी छोटी हो और वो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। तुम हमारी तरक्की की राह में रुकावट बन रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह तुम्हारी शादी करवा दूँ, लेकिन जब ये मुमकिन ना हुआ तो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। अब तुम्हारे भाई खुद तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। तुम यहाँ से रुखसत हो जाओगी तो मैं और तुम्हारे भाई लंदन चले जाएंगे और हमेशा के लिए वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। उनके दिल में तुम्हारे लिए मैं कभी नफरत खत्म नहीं होने दूंगी, इसलिए वो कभी पलटकर आने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। ये कहकर भाभी ने मेरे हाथ से कैमरा छीन लिया और उसे दो टुकड़े कर दिए। सारी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी। भाभी मुस्कुरा कर कहने लगी, अब तुम अपनी शादी की तैयारी करो। तुम रुखसत हो जाओगी और हम सीधे लंदन चले जाएंगे। यही तुम्हारा और हमारा फ्यूचर है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझ पर इतना बड़ा जुल्म करेंगी। मेरे पास अब सबूत भी बाकी नहीं रहा था। मैं अपनों से ही हार गई थी। मैं रोते हुए कमरे से निकलने लगी तो मेरी नज़र दरवाजे पर खड़े मेरे भाई पर पड़ी। वो सब कुछ अपने कानों से सुन चुके थे। भाई ने भाभी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगे कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि लंदन जाने की ख्वाहिश तुम्हें इस कदर अंधा कर देगी कि तुम हमारे घर में जहर घोल दोगी। तुमने तो मुझे न सिर्फ मेरी बहन के ख़िलाफ़ किया बल्कि अपने और मेरे रिश्ते को भी कमज़ोर कर दिया। मैं अब तुम पर कभी यकीन नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकालता हूँ। इससे पहले कि भाई भाभी को तलाक के लफ्ज़ बोलते मैंने उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें रोक लिया। भाभी भाई के कदमों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। मैंने भाई से कहा कि वो भाभी को माफ़ कर दें। मेरे साथ उन्होंने जो किया था वो गलत था, लेकिन वो सच में भाई से बहुत प्यार करती थीं और भाई भी उन्हें बहुत चाहते थे। इसीलिए उन दोनों का रिश्ता रिश्ता मैं टूटते हुए नहीं देख सकती थी। मेरे बहुत समझाने रोकने पर भाई ने भाभी को तलाक नहीं दी, लेकिन उनसे मुंह फेर लिया। भाभी ने मुझसे भी माफ़ी मांगी। मैं नहीं जानती कि ये माफ़ी उन्होंने दिल से मांगी या फिर दिखावे के लिए, लेकिन मैंने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि शायद उनके लिए इतनी सज़ा ही काफ़ी थी। जिस इंसान से वो बहुत मोहब्बत करती थीं उनका उसका एतबार हमेशा के लिए वो खो चुकी थी। इस दुनिया में इससे बड़ी सज़ा शायद कोई और हो ही नहीं सकती कि आप जिससे मोहब्बत करते हो वो आपका होकर भी आपका ना रहे, उसकी नज़रों में आपकी कोई हैसियत और एतबार भी बाकी ना बचे। आप लोग बताएं कि क्या जो कुछ भाभी ने किया उसके लिए उन्हें भाई की तरफ से माफ़ी मिलनी चाहिए या फिर वो और सज़ा की हकदार है। क्या भाई ने लंदन ना जाकर मेरे लिए रुकने का जो फ़ैसला किया वो ठीक था या फिर उन्हें मेरी शादी करवा कर भाभी के साथ चले जाना चाहिए था।
हो सकता है कि आपके जवाब बहुत से दूसरे लोगों की परेशानी हल कर दें, क्योंकि हमारे समाज में आज भी कई मर्द बीवी और अपने घरवालों के बीच इंसाफ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।